नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप में से अधिकांश को पता होगा, हम लोग इस वीडियो सीरीज में जेपीएससी के जितने भी टॉपिक है उसको सीक्वेंस वाइज एक एक करके यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो झारखंड का इतिहास है। और झारखंड के इतिहास के संदर्भ में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुल मिला के 8 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न में एक प्रश्न आपका 2-2 मार्क्स है, तो इस तरह से 16 मार्क्स का ये टॉपिक है। जिसमें लास्ट टॉपिक जो है जातीय पंचायती शासन व्यवस्था, उसमें 2 प्रश्न है, बाकी इसके 6 जो सब टॉपिक है उसके एक एक प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे। तो मुंडा शासन, नागवंशी शासन और पड़ा पंचायत शासन व्यवस्था हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था से। तो इस तरह से जो भी टॉपिक आज आपको बताया जाएगा उसको एक पेज में समराइज किया जाएगा माइंड मैप में। और हम आपको बार बार कहते हैं कि चाहे आप कोई भी टॉपिक कितना ही डिटेल में क्यों ना पढ़े, समझने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है डिटेल, क्योंकि जब तक किसी चीज को बैकग्राउंड से आप नहीं जाके समझिएगा, उसका जो भी डिटेल फैक्ट है उसको नहीं जानिएगा, तो आप केवल और केवल तथ्यों को याद नहीं कर पाइएगा। लेकिन तथ्यों को भी समराइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के समय इतना समय नहीं रहता हम लोगों के पास कि उतना डिटेल में हम कहानी को पढ़ें। एग्जाम में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना होता है, इसीलिए जो भी टॉपिक आपको बताया जाएगा उसको समराइज भी किया जाएगा। डिटेल में बताने के लिए हम चाहे वो डिटेल नोट्स हो या पावर पॉइंट हो, इसका हम सहायता लेंगे, लेकिन लास्ट में आपको समराइज करके माइंड मैप में भी आपको बताया जाएगा। माइंड मैप से संबंधित कोई पीडीएफ से जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप झारखंड कोचिंग क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। वहां पे ये माइंड मैप आपको कैसे उपलब्ध होगा वो चीज सारा जानकारी आपको दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे चौथा शासन व्यवस्था देखने वाले हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो कि संथाल से संबंधित है। जो भी टॉपिक आपको हम यहाँ पे बताते हैं उसका सबसे पहले यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से एक तरह से हमको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो 2016 में जो छठा जेपीएससी हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था मांझी का उप प्रधान कौन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पारानिक। एक्चुअली कहीं कहीं प्रमाणिक भी मिलता है, कोई किताब में प्रमाणिक है, कोई किताब में पारानिक, दोनों एक ही अधिकारी का नाम है। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। उसी तरह से जो 7वां जेपीएससी हुआ था उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था, और ये प्रश्न तो रिपीटेड था, अर्थात छठी जेपीएससी वाला को ही यहाँ पे रिपीट किया गया था। और इसीलिए कहा जाता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन बैंक को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बात देखने को मिलता है कि जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न है उसी को रिपीट कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए पूछा गया संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा प्रमाणिक। तो वहां पे पारानिक था, यहाँ पे प्रमाणिक था, दोनों एक ही अधिकारी के नाम है। इस बार जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ है 21 जनवरी को, यहाँ पे पूछा गया था संथाल गांव के धार्मिक प्रधान जो कि नायके होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद हमको एक थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि संथाल गांव के जो भी अधिकारी है उसके बारे में पढ़ना है और उसका क्या काम है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम सभी जो है अधिकारी के बारे में जानेंगे। पहले उसको पावर पॉइंट के माध्यम से और डिटेल नोट्स के माध्यम से जानेंगे, और उसके बाद माइंड मैप के थ्रू आपको चीजों को समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है मांझी शासन व्यवस्था। तो मांझी शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले चूंकि ये संबंधित है संथाल जनजाति से, तो संथाल जनजाति का परिचय थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। ये चीज आप लोग हो सकता है जनजाति जब पढ़ाया गया था तो वहां पे आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कुछ नए विद्यार्थी होंगे जिनको बेसिक आइडिया नहीं होगा, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो संथाल जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शांता और आला। तो शांता का मतलब होता है काम या पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्ण रहने वाले, और आला का मतलब होता है मनुष्य। तो वैसे मनुष्य जो शांतिपूर्ण अपना जीवन को व्यतीत करते हैं उसको हम लोग संथाल कैटेगरी के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन अगर इतिहास में नजर दौड़ाए तो हमको पता चलता है कि कई ऐसे घटना आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें पता चलता है ये उग्र रूप धारण कर चुके थे। जैसे अब तिलका मांझी जो कि संथाली थे, आप देखिए क्लीवलैंड का हत्या कर देते हैं जो कि एसपी थे। तो इस तरह से आपको एक तरह से कहिए प्रथम शहीद का दर्जा भी मिला हुआ है तिलका मांझी को। इसी तरह से आप 1855 में देखिएगा 30 जून 1855 को जो हूल विद्रोह हुआ था भोगनाडी, वहां पे आप देखिएगा संथाल परगना में जो सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलोजान के नेतृत्व में 5 से 6 हजार संथाल जो है वो जुड़े थे और अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे उग्र आंदोलन या एक तरह से कहिए क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिए थे। यहां तक कि फूलो और जानो जो कि संथाल परगना में जो आंदोलन चल रहा था सिद्धू कानू, उनकी बहन थी, तो वो जो है 21 अंग्रेज अधिकारी का सर काट दी थी। ऐसा भी हम लोग इतिहास में आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा शांतिपूर्वक ही रहते हैं, अगर इनका हक और अधिकार को छीना जाएगा तो ये उग्र रूप भी धारण कर लेते हैं। और इनका जो एक तरह से कहिए कि प्रभाव जो है वो राजनीति में काफी ज्यादा देखने को मिलता है।
आप अभी हमारे मुख्यमंत्री को देखिएगा चंपई सोरेन, वो किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से। इससे पहले जो हेमंत सोरेन थे वो भी किससे संबंधित है? संथाल से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी संथाल जनजाति से संबंधित है। तो संथाल जनजाति का राजनीति में काफी ज्यादा भागीदारी है। इनका शैक्षणिक स्तर भी दूसरे जनजाति के तुलना में आप देखिएगा तो सबसे मतलब एक तरह से बेहतर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। एक और यहाँ पे फैक्ट आपको जानने को मिला होगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है जनजातियों के संदर्भ में वो संथाली है। 34% जो है केवल जनजाति के संदर्भ में अगर हम देखें तो जनजातियों का 34% केवल और केवल संथाली आता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए डिटेल वाइज जो भी हमको यहाँ पे पता चला है वो चीज आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये जनजाति जो है वो किस समूह के अंतर्गत आते हैं प्रजातीय दृष्टिकोण से। तो प्रजातीय दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से। यहाँ तक कि जितने भी जनजातियां झारखंड में सभी के सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत ही आते हैं। कोई भी ऐसा जनजाति नहीं है जो कि दूसरे कैटेगरी में आता है। तो इसको याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही आंसर होगा जो कि सभी जनजाति में सही होगा। हाँ, याद क्या करना है? भाषा। तो भाषा इनका जो है वो संथाली है। तो संथाली तो आप पकड़ लीजिएगा, लेकिन ये भाषा जो है वो किस परिवार से आता है, यानी किस भाषा परिवार से आता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। इसके बारे में भी पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि कुड़ुक और मालतो ये दो भाषा है, झारखंड का जनजातीय भाषा है जो कि द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। बाकी जितने भी जनजातीय भाषा हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत आते हैं। ये जो है किस लिपि में लिखा जाता है? तो लिपि है ओल चिकी और इसको आविष्कृत किए हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो इस तरह से एक फैक्ट ये भी है, इसको आप याद रखिएगा। और आप में से अधिकांश को पता होगा कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें संताली को भी इंक्लूड किया गया है और झारखंड का एकमात्र ये जनजातीय भाषा है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं संथाल के बारे में कि इनका मूल निवास स्थान कहाँ रहा है और इनका आगमन झारखंड में किस ओर से हुआ और कब हुआ है, ये थोड़ा बहुत जानते हैं जो भी विद्वानों का राय रहा है। तो देखिए ये बहुत प्राचीन घटना है, इसलिए यहाँ पे जो एक तरह से आपको जो भी फैक्ट बताया जाएगा उसको लेके बहुत ज्यादा विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान जो मानते हैं उसको कंक्लूड करके जो किताब में दिया गया है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि इनका मूल स्थान जो रहा है, अर्थात ये जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की ओर से या सिंधु प्रदेश से इनका आगमन हुआ है। और इसके पीछे 3 आधार दिया गया। ऐसा नहीं है कि बोल दिए और इसके पीछे कोई आधार ही नहीं है। कभी भी कोई भी तथ्य आपको बताया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आधार होते हैं। तो वो आधार यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार क्या है। तो आधार देखिएगा तो आधार के बारे में कहा जाता है कि इनका जो पूजा प्रतीक है, यानी संथालों का जो पूजा के समय जो बनाया जाता है बहुत सारा प्रतीक है, वो प्रतीक को देखिए और सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुहर मिले या जो लिपि मिले हैं उसका प्रतीक चिन्ह को आप देखिए तो दोनों में काफी समानता देखने को मिलता है। उसी तरह से झारखंड का जो हजारीबाग जिला है उसमें कुछ स्थान है, जैसे कि यहाँ पे इसको हो गया, आपका ठेठांगी हो गया और सत पहाड़ हो गया। यहाँ के जो भी चट्टान है उसमें आप देखिएगा जो चिन्ह प्रयुक्त किए गए हैं वो चिन्ह और सिंधु घाटी सभ्यता के जो चिन्ह है वो चिन्ह में भी काफी समानता देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जब करम विनती होता है, करम के दौरान जब गीत वगैरह गाया जाता है तो उसमें 2 जगह का उल्लेख होता है, एक होता है हेरात और दूसरा होता है कांधार। अब कहिएगा हेरात और कांधार से क्या लेना देना है? तो हेरात और कांधार जो है वो अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरह से कहिए पड़ोसी क्षेत्र यहाँ पे था। तो इस तरह से ये हेरात है और यहाँ पे ये आपको कांधार देखने को मिलेगा। तो देखिए ये सिंधु घाटी क्षेत्र रहा है पाकिस्तान का क्षेत्र, तो ये इसके पड़ोसी थे। कुछ कारण रहा होगा, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ होगा या इनको यहाँ से खदेड़ा गया होगा, इसीलिए ये पूर्व की ओर विस्थापित हो गए और धीरे धीरे करते हुए ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के एरिया में बस जाते हैं। तो देखिए झारखंड में और पश्चिम बंगाल में आने से पहले ये कहां पे प्रवेश किए थे या कहां पे रुके थे? तो प्रतापगढ़ और आजमगढ़। और आपको कहा गया था जब मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ाया जा रहा था तो वहां पे बताया गया था कि मुंडा भी यहाँ पे आके कुछ दिनों के लिए रुकते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो संथाल भी यही प्रतापगढ़ और आजमगढ़ में कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे, फिर वो पश्चिम बंगाल जाते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम यहाँ पे होता है कि वो पुनः झारखंड आते हैं। तो झारखंड जो आए थे यहाँ पे रोहतासगढ़ होते हुए ये यहाँ क्रॉस करते हैं और उसके बाद ये जो है आपका पश्चिम बंगाल यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये रोहतासगढ़ है, यहाँ झारखंड में प्रवेश करेंगे, झारखंड में प्रवेश करने के बाद बंगाल चले जाएंगे और पुनः बंगाल से ये जो है संथाल परगना जिसको अभी हम लोग जानते हैं वहां पे आते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है वो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। तो रीजन जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे ये बताया गया है कि संथालों को कहीं कहीं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं उसको साउतर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मिदनापुर में एक जगह का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं शाउत और वहीं पे ये संथाल रुके हुए थे, इसीलिए इन संथालों को शाउतर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो है पश्चिम बंगाल को छोड़ के झारखंड क्यों आए, ये चीज अगर हम देखें तो आपको थोड़ा इतिहास समझना होगा।
और इतिहास में जाना होगा पहाड़िया जनजाति के बारे में कि यहाँ पे जब 1765 में टैक्स अधिकार यानी दीवानी अधिकार यहाँ पे मिल गया था अंग्रेजों को, तो उनको टैक्स वसूलना था। और पहाड़िया जनजाति के लोग जो कि संथाल परगना में यहाँ पे रहते थे, वो लोग खेती नहीं करते थे, कहते थे धरती हमारी माता है, यहाँ पे हल नहीं चला सकते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, जंगल के जो उत्पाद है उसी से अपना जीवन बसर करते थे और मैदानी इलाकों में एक तरह से लूटपाट करते थे और वो टैक्स नहीं देते थे, कभी यहाँ तो कभी वहां रहते थे। तो अंग्रेजों को चाहिए था एक अस्थायी निवासी जो एक जगह रहे, खेती करे और खेती से जो भी टैक्स आए वो उसको दे। तो इसलिए शुरुआती में तो टैक्स देंगे नहीं, तो उसको लालच दिया गया, लालच या एक तरह से सुविधा दिया गया। सुविधा क्या दिया गया, तो कहा गया, देखिए ये एनसीईआरटी में दिया गया है, क्लास 12 का एनसीईआरटी है, तो इसमें कहा गया कि आप जो है यहाँ पे जो जंगल दिया जा रहा है जिसको दामिनी एको कहा गया था, पहाड़ी के नीचे भूमि को ये दिया गया था, इसीलिए इसको दामिनी एको पहाड़ी अंचल के तौर पे जानते हैं। तो दामिनी एको को सीमांकित किया गया था 1832 में काफी एरिया को, और उसने कहा गया कम से कम 10वें भाग को साफ करना, यानी कि जंगल जो भी है उसको साफ करना है, और साफ करने के बाद जो भी जमीन आप साफ कीजिएगा उसका 10वां हिस्सा को पहले 10 वर्ष तक आपको क्या करना है, खेती करना है। तो शुरुआत में तो टैक्स नहीं लिया गया, लेकिन टैक्स का रेट धीरे धीरे बढ़ते गया, बाहरी लोग आते गए, उनका अत्याचार बढ़ते गया, और इसी का परिणाम आपको 30 जून को देखने को मिलेगा, जो कि हूल विद्रोह के तौर पे हम लोग जानते हैं। तो 1855 में हूल विद्रोह हुआ था इन्हीं लोगों के अत्याचार में। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इनका संख्या जो है वो बढ़ जाता है। हूल विद्रोह तो बाद का बात है, इससे पहले ये लोग कैसे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाए या बाहर से कैसे ये लोग आए, उसका यहाँ पे एक डाटा दिया है, वो चीज आपको समझना है। तो यहाँ डाटा दिया गया है कि 1838 से लेके 1851 में हम देखें तो जो गांवों का संख्या 1838 में 40 था, वही 51 बढ़ के 1473 हो जाता है। मतलब मात्र 13 साल में देखिए कि इनका संख्या जो है वो 40 से 1473 हो गया। तो बहुत ज्यादा मात्रा में गांवों का संख्या बढ़ा, और इसी दौरान 3000 से बढ़ के पॉपुलेशन जो होता है वो 82,000 हो जाता है। तो देखिए उस समय जमीन नहीं मिल रहा था, या खेती करने का जो सुविधा है वो अंग्रेजों के द्वारा इस समय दिया गया। तो ये लोग जो है जो बंगाल में रुके हुए थे, वो धीरे धीरे मिदनापुर से होते हुए ये संथाल परगना में आ जाते हैं, और संथाल परगना में आते हैं, और ये लोग एक तरह से कहिए यहाँ स्थायी रूप से बसेंगे। और इसीलिए कहा जाता है ये जो है व्यवस्थित कृषि करने वाली जनजाति है के तौर पे जाने जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये रहेंगे, खेती करेंगे और कुछ टैक्स देंगे, लेकिन समय के साथ जैसे कि आपको बताया गया टैक्स रेट बढ़ते जाएगा, बाहरी लोगों का आक्रमण बढ़ते जाएगा, दीकू यहाँ पे आएंगे, अत्याचार करेंगे, और इसी के खिलाफ विद्रोह होता है। और उस विद्रोह के बाद ही एक्ट 37 के तहत 1855 में यहाँ पे संथाल परगना घोषित कर दिया जाता है, यानी कि एक अलग प्रशासनिक इकाई आपको यहाँ पे बना दिया जाता है, ताकि शासन करने में थोड़ा बहुत आसानी हो जाए और यहाँ के लोग जो वो विद्रोह ना करें। इसके प्रथम जो डीसी थे, डिप्टी कमिश्नर जो थे, वो थे एडी एस्ली, एडन एस्ली करके ऐसा कुछ ही नाम, इसी तरह से कुछ नाम था, वो यहाँ पे प्रथम एक तरह से कहिए डीसी थे। तो ये तो था इनका थोड़ा सा इतिहास या परिचय। अब हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है शासन व्यवस्था, उसके बारे में जानते हैं। तो ये संथाल गांव है, और गांव में देखिए शांति व्यवस्था या रखने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ पता होगा कि एक क्या होता है, एक तरीका होता है जिसको हम लोग सोशल कंट्रोल अगर करना है तो कोई ना कोई एक प्रशासन होना चाहिए या अधिकारी होने चाहिए, जिसके माध्यम से हम चीजों को कंट्रोल कर सके और जो शांति व्यवस्था है उसको बना सके। तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोग कहते हैं मांझी शासन व्यवस्था या मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो इसमें देखते हैं कि जैसे ये मानी चलिए संथाल गांव है, संथाल गांव है तो गांव घर में लोग रहते हैं, तो दो समूह हो गया या दो व्यक्ति हो गया, आपस में कभी कभी इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है या मतभेद हो जाता है। अब इस मतभेद को एक तरह से सुलझाने के लिए या जो भी लड़ाई हुआ है उस मामला को सुलझाने के लिए यहाँ पे गांव में कोई ना कोई एक अधिकारी होते हैं। तो गांव के यहाँ पे जो अधिकारी होता है, यानी संथाल गांव में जो अधिकारी होते हैं, मुख्य रूप से गांव के जो हेड होते हैं, उसको हम लोग मांझी के तौर पे जानते हैं। तो इस तरह से ये जो लड़ाई था उसका मामला जाता है मांझी के पास, यानी कि जो भी एक तरह से जिसका भी नुकसान हुआ वो जाएगा मांझी के पास और कहेगा कि देखिए हम लोगों के बीच इस तरह का विवाद हो गया, इस विवाद का आप निपटारा कीजिए। अब मांझी जो है अकेले कोई भी मामला का निपटारा नहीं करेगा, वो गांव के लोगों को बुलाएगा और जो भी इसके प्रमुख सहायक अधिकारी है उसको वो बुलाएगा। तो इसके लिए खुद वो नहीं जाएगा बल्कि एक अधिकारी रहते हैं उसको भेजा जाता है जो कि गुड़ाइत है। तो आपको पूछा जाएगा कि मांझी जब सूचना देना होता है कोई भी दूसरे अधिकारी को या गांव को, तो वो किसको भेजते हैं? तो गुड़ाइत को भेजते हैं। तो गुड़ाइत जो है उसका मुख्य काम है सूचना देना। वो सूचना देंगे कि आज फलाना दिन यहाँ पे बैठकी होने वाला है जिसमें आरोपी का यानी कि पक्ष और विपक्ष का दोनों का मामला सुना जाएगा और निर्णय दिया जाएगा। तो इस तरह से वो सूचना पहुंचाएगा किसके पास? जो भी
इसके मुख्य अधिकारी है। जैसे कि आपका प्रमाणिक है, इसका काम भी अभी हम लोग देखेंगे, जोग मांझी है और उसके बाद जोग प्रमाणिक है और उसके बाद नायके है। तो इन तरह के जो भी महत्वपूर्ण अधिकारी है उसको सूचित करेंगे। भगदो प्रजा को सूचित किया जाएगा, जो कि उसमें गांव के जो वृद्ध जन होते हैं उसको भगदो प्रजा कहते हैं। ग्रामीण हो गया और आरोपित पक्ष यानी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको भी बोला जाएगा कि तुम भी अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित रहो, ताकि अगर तुम कोई अपराध नहीं किया है तो तुम अपना पक्ष वहां पे रख सको। तो इस तरह से सबको बुलाया जाता है और सबको बुलाने के बाद यहाँ पे पक्ष और विपक्ष को सुना जाता है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है। निर्णय में अगर किसी को किसी एक पक्ष को यहाँ पे या किसी एक व्यक्ति को अगर दंड सुनाया जाता है तो दंड का जो एक तरह से कहिए राशि होगा वो राशि तय किया जाता है प्रमाणिक के द्वारा। ये क्वेश्चन भी अभी आपको आया था कि मांझी का जो सहायक होता है उसको क्या बोलते हैं, पारानिक या प्रमाणिक के तौर पे जानते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि किसी को दंड दिया जाता है तो दंड का राशि जो है वो कौन तय करता है, तो आपका प्रमाणिक करता है। ये किताब में दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। मामला यदि गांव में नहीं सुलझता है तो वो कहां जाएगा, देश या मोड़े मांझी में, और देश और मोड़े मांझी में नहीं सुलझता है तो वो जाएगा कहां पे, आपका परगना में। तो इस तरह से एक बेसिक आइडिया यहाँ पे ले लिए। अब जो भी तथ्य है उसको हम आपको माइंड मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका माइंड मैप में जो भी दिया गया है तथ्य उसको बहुत ही कम समय में यहाँ पे आपका यहाँ पे समराइज करेंगे हम और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें जो बताया जा रहे हैं वो धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे जो अभी आपको हम पावर पॉइंट के माध्यम से समझा उसी चीज को यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 या 2 लाइन में, यहाँ 2-3 लाइन में यहाँ पे समराइज किया गया है। इसको हम जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बताया गया सांथाल का मतलब क्या होता है। तो आपका होता है यहाँ पे सांथाल का मतलब होता है वो सांता और आला से बना हुआ है, काम पीसफुल मनुष्य होते हैं, शांतिपूर्ण ये रहते हैं। लेकिन जैसा कि बताया गया कि अगर कभी भी इनका हक और अधिकार को छीना जाता है तो ये उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। ये किस प्रजातीय समूह से आते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से आते हैं। इनकी भाषा क्या है, तो आपकी संथाली भाषा है। किस परिवार से आते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। लिपि इनकी ओल चिकी है और रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ये लिपि को आविष्कृत किया गया था। तो देखिए यहाँ पे माइंड मैप में थोड़ा बहुत हम इमेज भी यहाँ पे डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब आप रिवीजन कीजिएगा तो इमेज भी देखिएगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा, केवल इमेज देखिएगा और लगेगा कि हाँ ये लोग जो है शांतिपूर्वक रहने वाले व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं कि ये व्यवस्थित कृषि करने वाले थे और इस तरह से ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पौधा का फोटो डालें तो फोटो आप देखिएगा तो आप समझ जाइएगा हाँ कृषि के बारे में कुछ बहुत यहाँ पे कहा गया है। एक फैक्ट जो है आपको पावर पॉइंट में नहीं बताया गया था वो ये है कि खरवार से कई जनजाति निकले हैं, जिसमें संथाल है, मुंडा है और इस तरह से हो है। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि संथाल, मुंडा, हो आगे जाके जो बाइफर्केट हुए वो किस जनजाति से निकले हुए, खरवार जनजाति से निकले हुए। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा टॉपिक जो है आपको यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं कि अब यहाँ से दूसरा जो तथ्य है या एक तरह से कह सकते हैं मामला जब गांव में नहीं सुलझता है तो गांव में नहीं सुलझता है तो वो जो है वो कहां जाता है, तो गांव में नहीं सुलझता है तो वो जाएगा आपका देश या मोड़े मांझी में, और देश मांझी में या मोड़े मांझी में नहीं सुलझता है तो जाता है परगना में। तो सबसे पहले गांव में जो जो अधिकारी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे अधिकारी है। तो गांव का जो प्रधान होता है वो आपको जैसे कि बताया गया, चाहे वो प्रशासनिक प्रधान हो या न्यायिक प्रधान हो, उसको हम लोग बोलते हैं मांझी। तो मांझी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि मांझी जो होते हैं वो प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह के प्रधान होते हैं, और जो भी गांव का प्रतिनिधित्व होता है या किया जाता है वो इसके द्वारा ही किया जाता है, यानी मांझी के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो आंतरिक प्रतिनिधित्व हो चाहे वो बाह्य का प्रतिनिधित्व हो। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जैसे कैबिनेट में का एक तरह से बैठक होता है तो उसका जो नेतृत्व करते हैं कौन करते हैं, प्रधानमंत्री या सीएम करते हैं। अगर राज्य के संदर्भ में है तो सीएम करेंगे और देश के संदर्भ में है तो प्रधानमंत्री। उसी तरह से गांव के ये चूंकि हेड होते हैं तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि जब भी इनको रिप्रेजेंट करना होता है गांव को तो कौन जाते हैं, तो मांझी जाते हैं। और इस तरह से कहीं कहीं पे पहले जो है वो लगान लेने का अधिकार जो है वो दिया गया था किसको, मांझी को। तो टैक्स वगैरह लेते थे और इस तरह से वो जो ऊपर के अधिकारी हैं वो टैक्स को वहां पे वो एक तरह से कहीं रेफर कर देंगे या पहुंचा देंगे, और इस तरह से एक एक करके वो टैक्स जो है वो आगे जाता जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे एक अधिकारी है जो कि प्रमाणिक या प्राणिक है, जिसके बारे में अभी बोला गया कि दो बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया हुआ है और दोनों जेपीएससी में आया, छठी जेपीएससी में भी और 7वीं जेपीएससी में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग किसके तौर पे जानते हैं, असिस्टेंट टू विलेज हेडमैन। तो विलेज हेडमैन कौन है, मांझी है, उसी का असिस्टेंट या सहायक के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा ये प्रश्न आपका पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें तो या नेक्स्ट तथ्य देखें तो यहाँ पे कहा जाता है कि कभी भी मांझी अगर अनुपस्थित रहेंगे तो उनके अनुपस्थिति में अगर कोई काम देखता है तो वो काम कौन देखता है, प्रमाणिक ही देखता है। तो इस तरह से, और ये भी बताया गया कि अगर किसी को दंड अगर मिला है
तो दंड का जो राशि होगा वो निश्चित कौन या तय कौन करेगा, तो परानिक ही या प्रमाणिक ही दंड का राशि को तय करते हैं। तो याद रखना है कि मांझी और प्रमाणिक जो है वो गांव से संबंधित है। अब आगे जो आता है गुड़ाइत, इसके बारे में भी बताया गया कि अगर कोई सूचना आपको गांव में या प्रमुख अधिकारी के पास पहुंचाना है तो वो किसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा, गुड़ाइत के माध्यम से। तो इसीलिए यहाँ पे इसको बोला गया है, ये एक तरह से सेक्रेटरी के काम करते हैं, किसके, यहाँ पे हेडमैन। तो इस तरह से जो मांझी है उसका सेक्रेटरी या सचिव के तौर पे काम करते हैं, और एक तरह से जो सूचना है उसको गांव तक या प्रमुख अधिकारी तक पहुंचाने का भी इनका काम है। आगे दिया गया है, मांझी के कहने पर ये क्या करते हैं, बैठकी है ना, और पर्व त्योहार के बारे में ग्रामीणों को सूचित करते हैं। कोई पर्व त्योहार है या है ना, जैसे कि आपको बताया गया बैठकी है, तो अगर सूचना देना है तो कौन देंगे, तो गुड़ाइत देंगे। तो उसी का एक छोटा सा इमेज यहाँ पे हम डाले हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि इनका काम जो है वो सूचना देना है। खजांची के तौर पे यानी पैसा वगैरह सब अगर जमा करना है, पूजा पाठ में जो चंदा वगैरह होता है, तो पूजा पाठ में जो चंदा होता है उसका जमा करने का काम भी गुड़ाइत ही करते हैं। तो इस तरह से खजांची के तौर पे भी इनको हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं जोग मांझी। तो जोग मांझी को है यहाँ पे हम लोग जानते हैं डिप्टी विलेज हेडमैन यानी उप मांझी के तौर पे। तो आपको पूछा जाएगा उप मांझी कौन है, तो जोग मांझी के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं। दूसरा चीज, जोग मांझी का काम क्या है, तो शादी विवाह हो गया का हिसाब किताब जो है वो कौन रखते हैं, जोग मांझी के द्वारा ही रखा जाता है। अगर शादी विवाह से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका भी निर्णय जो है वो कौन सुनाएंगे, तो जोग मांझी ही सुनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जोग मांझी, गुड़ाइत, प्रमाणिक और मांझी का जो काम है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया, मांझी का जो सहायता करते हैं वो कौन करते हैं, प्रमाणिक या परानिक। उसी तरह से जोग मांझी का जो सहायता करेंगे वो कौन करेंगे, जोग प्रमाणिक या परानिक। यहाँ पे देखिए जोग वर्ड यहाँ पे केवल जोड़ दिया गया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो डिप्टी प्रमाणिक के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं, उप जोग मांझी के नाम से जानते हैं। और कहा गया है कि जोग मांझी के अनुपस्थिति में जोग प्रमाणिक ही कार्यभार को क्या करता है, संभालता है। तो इस तरह से कौन किसका कार्यभार को संभालता है, ये चीज आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। भगदो प्रजा के बारे में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो कि आपको इमेज में जब हम पावर पॉइंट बता रहे थे तो उस समय याद होगा कि बोले थे कि गांव के कुछ वृद्धजन होते हैं टोले में, जैसे अभी हम कह सकते हैं वार्ड परिषद, तो उसी तरह से वहां पे गांव के जो थोड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, एक दो व्यक्ति, उसको भगदो प्रजा की श्रेणी में रखा जाता है। इनका काम जो है वो विचार विमर्श के लिए गांव की कुछ प्रमुख सज्जन है, और प्रत्येक टोला में एक या दो भगदू प्रजा होता है, यानी जब भी विचार विमर्श किया जाता है तो इनका राय लिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों का समूह को यहाँ पे हम दिखाए हैं, और हिसाब किताब रखना है तो यहाँ पे आपको पैसा के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। तो इस तरह से ये पीडीएफ जब आप लीजिएगा तो इस सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ये जब सब चीज को आप अगर रिवाइज कीजिएगा तो रिविजन के समय आपको ये सब चीज जो है बहुत आसानी से रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए इसको देखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो भी अधिकारी है उसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके नेक्स्ट अधिकारी जो है यहाँ पे, सॉरी इरेज यहाँ पे करना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से और अधिकारी है। इसको इरेज हम करते हैं यहाँ पे। चलिए भगदो प्रजा तक तो आपको बता दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं लासेर टेंगोय। तो अभी आप देखिएगा कि कोई भी जगह को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए क्या होता है, पुलिस व्यवस्था होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक संगठनात्मक प्रमुख होता है, और इसका काम क्या है कि ग्रामीणों को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करना। इसलिए यहाँ पे हम तीर चिन्ह का यहाँ पे साइन दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा कि जैसे अभी पुलिस व्यवस्था होते हैं, उस समय संथालू लोग के लिए यहाँ पे एक समूह होता था जिसको हम लोग बोलते थे लासेर टेंगोय। ये लोग जो है ग्रामीणों को बाहरी सुरक्षा से, एक बाहरी आक्रमण से क्या करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। आगे हम लोग देखते हैं नायके। नायके के बारे में अभी आपको पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी हम बताए थे कि बैकलॉग का एग्जाम ये पूछा गया। तो नायिका का काम क्या है, धार्मिक पूजा पाठ करना। यहाँ घंटी का हम फोटो यहाँ पे बनाए हुए हैं, उसे याद रखिएगा कि नायके जो है वो धर्म से संबंधित है, पूजा पाठ से संबंधित है। धार्मिक अपराध के मामले में ये जो है अपना राय सुनाता है। जैसे कि ये धर्म गुरु है तो धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं कि कौन सा अपराध के लिए कौन सा यहाँ पे सजा दिया जा सकता है। इसीलिए किसी तरह का अगर कोई धार्मिक कोई एक तरह से कहिए धर्म का उल्लंघन किया है, उसको सजा देना है तो वहां पे नायके का राय लिया जाता है। उसी तरह से कुडुम नायके, कुडुम नायके जो रहते हैं उसको उपनायके के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये गांव के अंदर पूजा पाठ करवाता है कौन, नायके। उसी तरह से गांव के बाहर अगर कोई पूजा पाठ करवाएगा तो उसको हम लोग कुडुम नायके के नाम से जानते हैं। यानी ये भी एक तरह से धर्म से संबंधित है, और इसीलिए कहा गया है
कि यह गांव के बाहर जितने भी देवी देवता है उसका पूजा पाठ करवाते हैं। तो दोनों देवी देवता का ही पूजा करवाते हैं। दोनों में अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो बस इतना याद रखना है कि नायके जो है वो गांव के अंदर का मामला देखते हैं और कुड़ुम नायके जो है सामान्यतः गांव के बाहर के देवी देवता का पूजा करवाते हैं। एक है सुसारिया। सुसारिया के बारे में कहा जाता है कि देखिए कभी भी कोई भी मामला को सुलझाना होता है तो उसके लिए सभा बुलाया जाता है। तो सभा को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए जो होते हैं व्यक्ति या समूह, उसको हम लोग सुसारिया के नाम से जानते हैं। सभी पद मतलब सभी क्षेत्र में ये पद नहीं होते ऐसा कहा जाता है, यानी किसी क्षेत्र में होंगे किसी क्षेत्र में नहीं होंगे। एक है चौकीदार। चौकीदार नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी तरह से पुलिस से ही संबंधित है। तो मांझी के आदेश पे यदि मांझी क्या करते हैं, किसी को आदेश देते हैं तो वो जो है अपराधी को क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो चौकीदार जो है वो गिरफ्तारी का काम करते हैं अगर आदेश किसके द्वारा दिया गया हो, मांझी के द्वारा। और ये पद जो है वो पारंपरिक नहीं है ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है गांव के जितने भी एक तरह से कह सकते हैं अधिकारी है उसको हम लोग यहाँ पे देख लिए, उसका काम को भी यहाँ पे हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मामला कोई जो है वो गांव में नहीं सुलझता है तो वो जो है कहाँ जाएगा, तो वो जो जाता है वो उससे ऊपर वाला यहाँ पे मामला में एक तरह से कहिए प्रशासनिक इकाई में जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं ये आपका मोड़े मांझी या देश मांझी के तौर पे उसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए मोड़े मांझी या देश मांझी को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि कैसे मोड़े मांझी या देश मांझी में कौन कौन सा एक तरह से कहिए यहाँ पे आपका मामला जाता है। चलिए तो यहाँ पे अब इसको हम लोग प्रशासन में लेके चलते हैं आपका देश मांझी या मोड़े मांझी में। तो देश मांझी में यहाँ पे देख लिए थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा नहीं मतलब इधर से यहाँ पे पढ़ना होगा। तो देश मांझी है, तो देश मांझी यहाँ पे है, देश मांझी या मोड़े मांझी। तो एक लाइन में यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 5 से 8 गांवों के मांझियों को यहाँ पे हम लोग देश मांझी के तौर पे यहाँ पे क्या कहते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देश मांझी जो है यहाँ पे किसको कहा जाता है, तो 5 से 8 गांवों का जो हेड होते हैं उसको हम लोग देश मांझी के तौर पे जानते हैं। गांव का मामला अगर नहीं सुलझता है तो वो देश मांझी में जाता है। तो इस तरह से वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 3 है, ज्यादा इमेज तो नहीं मिला लेकिन 3 इमेज मिला था। तो उससे आप समझ लीजिएगा कि एक से ज्यादा मांझियों का ये समूह होता है, मोटा मोटी 5 से 8 मांझियों का ये समूह है। अगर एक मांझी से कोई भी मामला नहीं सुलझता है तो वो 5 से 8 गांवों के मांझियों में जाता है और मामला वहां पे सुलझाया जाता है। अगर गलती से देश मांझी में भी कोई मामला अगर नहीं सुलझा तो वो जाता है परगनायत के पास। और इस तरह से परगनायत जो होता है वो 15 से 20 गांवों के बीच का हेड होता है, यानी मांझियों का एक हेड होता है। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा यहाँ पे हम मांझी बनाया और उसका हेड बनाया यहाँ पे। तो इस तरह से परगनायत यहाँ पे ये दिया गया है कि यह गांव के मांझियों का प्रधान होता है। जो मामला देश मांझी में नहीं सुलझता है या मोड़े मांझी में नहीं सुलझता है वो कहाँ जाएगा, परगनायत। तो इस तरह से एक एक करके एक एक स्टेप यहाँ पे जाता है। एक स्टेप और यहाँ पे अगर परगनायत में भी कोई मामला नहीं सुलझता है तो वो कहाँ पे जाएगा, आपका दिशुम परगना में जाएगा। दिशुम परगना के बारे में कहा जाता है ये सेकुलर हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं, दिशुम होते हैं। यानी दिशुम परगना का जो हेड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिशुम के नाम से जानते हैं। और परगना का जो हेड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका परगनायत के तौर पे जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं सबसे लास्ट जो है एक तरह से अपील का जो मामला है वो दिशुम परगना ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए बोलता है कि कुछ क्षेत्रों में सभी परगनायत के ऊपर दिशुम परगना यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी क्षेत्र में नहीं मिलेंगे, सामान्यतः कहीं परगनायत ही मिलता है, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में दिशुम परगना भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि जो मामला जो है परगनायत से नहीं सुलझता वो दिशुम परगना में जाता है। भगदो प्रजा को छोड़कर से सभी पदाधिकारी जो है वो गांव की जमीन उनको मिलती है ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। और इसके बारे में ये दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें दंड के मामले में कि इनको दंड कैसा मिलता है, तो दंड के बारे में दिया गया है कि दंड जो है यहाँ पे देखिए छोटा सा साइन दिया गया है, वो बहुत छोटा दिख रहा है। तो इस तरह से करेला दंड एक होता है। करेला दंड जो कहा जाता है सबसे हल्का दंड यही है, यानी कि छोटा मोटा कोई अपराध किया है तो 15 रुपया से लेके 150 रुपया तक जुर्माना दिया जाता है। तो बस इतना याद रखना है। करेला दंड किससे संबंधित है, तो संथालों से करेला दंड संबंधित है। सबसे जैसे ये आसान एक तरह से कहिए या हल्का ये दंड था, तो सबसे एक तरह से कहिए जो कठोर दंड है उसको हम लोग यहाँ पे बिटलाह के नाम से जानते हैं। बिटलाह एक तरह से सामाजिक बहिष्कार है जिसमें पूरा परिवार को समाज से बाहर कर दिया जाता है और इसका जो निर्णय लिया जाता है वो परगना के एक तरह से कहिए अध्यक्षता में लिया जाता है। मतलब ये एक तरह से कहिए मृत्यु दंड जैसा हो जाता है। तो मृत्यु दंड जो है कंफर्मेशन आपका जो होता है वो कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में। आप हाई कोर्ट के बाद भी अपील कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे परगना बोला, ठीक है, परगना के बाद यहाँ दिशुम परगना होता है, लेकिन कहा गया है दिशुम परगना सभी क्षेत्र में नहीं होता है, किसी किसी क्षेत्र में होता है। इसीलिए कहा गया है
कि अगर किसी को बिटलाह का अगर आपको यहाँ पे सजा देना है तो बिटलाह का सजा कौन दे सकता है? तो बिटलाह का सजा जो देगा वो कौन देगा? आपका यहाँ पे परगना के स्तर पे ही यहाँ पे वो दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब इसी से संबंधित कुछ और टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और इस तरह से धीरे धीरे ये जो टॉपिक है हम लोगों का खत्म हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिश शासन के बाद यहाँ संथालों का मांझी परगना व्यवस्था जो है वो किस तरह से रहा है, वो चीज आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। चलिए उसको एक एक करके यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जैसे यहाँ पे ब्रिटिशों का यहाँ पे शासन हो गया, तब यहाँ पे देखिए इन लोगों को कुछ कुछ अधिकार दिया जा रहा था, जिसमें सबसे पहला अधिकार जो दिया गया है वो आपका यहाँ पे दिया गया है, आपका यहाँ पे यूल रूल दिया गया है, यानी संथाल पुलिस रूल कहा जाता है। देखिए संथाल पुलिस रूल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था वो याद रखिए। तो यहाँ पे यूल रूल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये जॉर्ज यूल के द्वारा ही दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 29 दिसंबर 1856 को दिया जाएगा। अब देखिए ये क्या था, तो यहाँ पे था पहली बार यहाँ पे है कि सामाजिक व्यवस्था को कानूनी मान्यता दिया गया। तो देखिए आपका यहाँ मांझी परगना शासन व्यवस्था था, उसको कानूनी मान्यता एक तरह से जो दिया गया वो पहली बार कब दिया गया था? 1800 यहाँ पे 56 में दिया गया था, यानी संथाल विद्रोह के बाद में जो जो सुधार हो रहा था उसमें एक सुधार ये भी हुआ था। इसमें क्या बोला गया कि ग्रामीण समुदाय के प्रबंधन की यहाँ पे जिम्मेदारी जो है वो मांझी को दिया गया था। तो देखिए ग्रामीण समुदाय का जो भी मैनेजमेंट होगा वो मैनेजमेंट करने का जो हेड होगा या अधिकारी जो होगा वो कौन होगा? मांझी होगा। ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि यूल रूल्स में दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि पुलिस और नौकरशाही का हस्तक्षेप यहाँ पे कम कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि किसी तरह का पुलिस का और नौकरशाही यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे काम में लगे हुए थे अंग्रेज के अधिकारी, वो किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आगे दिया गया है कि 1872 में 1886 में एक सेटलमेंट रेगुलेशन लाया गया और मांझी परगना का प्रथागत अधिकार को ज्यों का त्यों रखा गया। एक्चुअली बहुत सारा जमीन जो है वो छीना गया था, तो उसके तहत इस कानून के तहत बहुत सारा जो पुराना जमीन जो इनका छीना गया था उसको वापस भी देने का प्रयास किया गया। और जो इनका प्रथागत जैसे कि प्रथा है कि मांझी गांव का हेड होता है, प्रमाणिक है, जोग प्रमाणिक है, जोग मांझी है, तो ये जो प्रथागत एक तरह से इनका अधिकार है निर्णय लेने का, वो अधिकार को ज्यों का त्यों यहाँ पे रखा गया। आगे दिया गया 1880 में यूल रूल्स को पुनः शक्ति के लिए प्रबंधित किया गया, यानी फिर से वो शक्ति को वापस दे दिया गया, यानी कंटिन्यू रखा गया, वहां पे उनको नहीं छीना गया। एक चीज और यहाँ पे 1880 में ही देखने को मिलता है जिसमें कहा जाता है AW सागेंट प्रबंधन। इसमें क्या बोला गया उसको देखिए। मांझी परगना की सामाजिक पदवी, यानी कि जैसे मांझी है जो प्रमाणिक है, तो जो पद है सामाजिक व्यवस्था का तो मिल ही चुका था, लेकिन जो पद है उसको भी यहाँ पे कानूनी एक तरह से यहाँ पे मान्यता यहाँ पे दिया गया है। तो उस पद को भी यहाँ पे कानूनी मान्यता यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा सा इधर आ गया है ना। चलिए तो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि मांझियों को दीवानी, राजस्व वसूली और पुलिस का कार्य को भी दिया गया, यानी सुरक्षा का काम गांव का जो होगा वो वही करेंगे, राजस्व वसूली यानी टैक्स वसूलने का काम करेंगे, दीवानी भी उसी से संबंधित है, दीवानी अधिकार यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार भी होगा। उसके बाद दिया गया है इनको प्रोत्साहित करने के लिए, यानी ये काम जो है बेहतर तरीके से करे, इसके लिए एक पुरस्कार फंड भी यहाँ पे एक तरह से कहिए बनाया गया इसी AW सागेंट के द्वारा। और इसका उद्देश्य जो था वो संथाल परगना को पुरस्कृत करना और अनुशासनहीन को सजा देना, यानी कि जो भी नियम कानून बनाया गया अगर उसको कोई नहीं मानता है तो उसको सजा देना, और जो बेहतर काम करेगा उसको एक तरह से कहिए उसको पुरस्कृत करना, इसका एक तरह से कहिए आपका उद्देश्य था। आगे दिया गया है ग्रामीण पुलिस रेगुलेशन 1910। यहाँ पे कहा गया मांझियों को और अधिक जिम्मेदारी सौंपी गई। तो पहले जो जिम्मेदारी सौंपा गया था उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी जो है आपको देखिए ग्रामीण पुलिस रेगुलेशन 1910 के तहत सौंपा गया, और इसमें बताया गया सरकार का बकाया रकम को वसूलने का काम दिया गया, और चौकीदार और सरदारों पर निगरानी रखने का भी काम जो है वो मांझियों को दिया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे इनका पावर को और इनहांस किया गया और कई ऐसे अधिकार थे जो कि समय के साथ इसको दिए गए। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको कंप्लीट करते हैं और इसके बाद ये टॉपिक जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। तो चलिए इरेज यहाँ पे करते हैं। हाँ ये अब लास्ट टॉपिक है, इसको फिर से ये बचा हुआ है इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी एक बैठा था, उसमें बोलता है कि 22 नवंबर 1937 को
ये सूचना संख्या 4562 के द्वारा कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने मांझियों की पदवी को परिवर्तित नहीं किया, मतलब यहाँ पे भी मांझी का जो पदवी था उसको परिवर्तित नहीं किया। कमेटी के एकरूपता वाले पुलिस प्रशासन की सिफारिश की गई, यानी कि जो भी पुलिस प्रशासन है उसमें एकरूपता देखने को मिलेगा। जैसे आप जाइए बिहार जाइए, यूपी जाइए, झारखंड जाइए, हायरार्की जो आपको मिलेगा लगभग सेम ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से एकरूपता हो, इसका सिफारिश किया गया संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी में। राजस्व प्रशासन को मांझियों के लिए पूर्णतः छोड़ दिया गया, यानी कि यहाँ पे जो पैसा से संबंधित है उससे एडमिनिस्ट्रेशन से जो संबंधित है उनके लिए बोला गया कि पूर्णतः हम किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, मांझियों पे डिपेंडेंट रहेंगे। ऐसे मामले जो 1000 रुपए के अंदर थे संथाल कोर्ट के अंदर छोड़ दिए गए, यानी कि सजा का अगर राशि 1000 तक है तो वो जो है निर्णय कौन दे सकते हैं, संथाल कोर्ट, यानी मांझियों का या परगना का या जो भी आपका देश मांझी मोड़े मांझी है वहां पे निर्णय लिया जा सकता है। आगे दिया है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। इसके बारे में तो पूरा टॉपिक एक पढ़ना है, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो यहाँ पे हक अधिकार था, जमीन छीना जा रहा था, उसको रोकने के लिए यहाँ पे अनुमोदित किया गया, यानी कानून बनाया गया। और इस तरह से कानून के तहत मांझियों को काबिलियत में पुलिस ड्यूटी भी यहाँ पे शामिल है। तो पूरा एसपीटी एक्ट तो पूरा डिटेल में एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसमें ज्यादा अभी आपको डिटेल नहीं जानना है, इसके बारे में हम लोग बाद में यहाँ पे देखेंगे। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है टॉपिक जो है वो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक है वो है आपका मुंडामान की शासन व्यवस्था। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो मुंडामान की शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों का जब अंत तक देख रहे हैं तो अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ इसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर ज्यादा जानकारी ये पीडीएफ और ये सब के बारे में चाहिए तो ये पीडीएफ के बारे में आप झारखंड कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम ग्राम में जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं।